करना शुरू कर दो। जैसे अब अपन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, अब इस पे निर्भर नहीं रहना है। कई बच्चे क्या करते हैं, केवल इन पर निर्भर रहते हैं, बस यही करके चले जाते हैं, इनकी व्याख्या पढ़ के चले जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ऊपर निर्भर रहेंगे तो होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि नए प्रश्न बढ़ने लग गए हैं अब। इसलिए इनको केवल और केवल आप टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में पुराने प्रश्न अभ्यास के लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे अधिक पीवी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक को 360 डिग्री तैयार करना है। 360 डिग्री का क्या मतलब होता है? 360 डिग्री का मतलब होता है जड़ से लेके और ऊपर तक सारी बातें तैयार होनी चाहिए। जैसे अल नीनो था, अल नीनो क्या है, जैसे प्रशांत महासागर में अटलांटिक बोल दिया था मैंने शायद, हवाई द्वीप का, सॉरी, हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर के दक्षिण के अंदर, जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भागों में जो अल नीनो घटित होता है, इसके कारण क्या है, ये फिनोमेनन है क्या, इसके प्रभाव क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसके बाद क्या होता है, इसके समय क्या होता है, इस किस तरह से जलवायु को परिवर्तित करता है, अल नीनो मोडुकी क्या है, ला नीनो क्या है, इसके सारे कंसेप्ट को समझना है। ये 360 डिग्री है। जलवायु पढ़ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, मानसून का लौटना क्या होता है, रिट्रीट मानसून क्या होता है, मानसून का विच्छेदन क्या होता है, आगमन क्या होता है, सारी प्रोसेस समझनी है आपको। और ये पूरा मस्तिष्क में आप क्लियर करके पूरा माइंड से समझिए उसको। इतिहास पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें समझिए उसको। जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आपको उस टॉपिक के बारे में गहराई से समझना चाहिए। मतलब कारण क्या है, कैसे हुआ, कहाँ, क्यों, कब, इन सब के आंसर ढूंढिए अपने आप से। आप एक ऊपर से तथ्य पढ़ के रट के आगे मत निकलिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप कर नहीं पाएंगे। आप उत्तर तभी कर पाओगे, जैसे एक प्रश्न आया कि एसडीजी का गोल संख्या 15, ऐसा कोई प्रश्न आया था। अब आप सोचिए कि एसडीजी अगर आप पढ़ के चले जाते कि एसडीजी है 17 लक्ष्य बस, तो प्रश्न नहीं कर पाते आप। जिनको 2030 तक फुलफिल करना है, 15 से लेकर 30 के बीच में 17 लक्ष्य है, 169 उपलक्ष्य है। हाँ, उसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो 17 लक्ष्य है उसमें कौन सा किस नंबर पे है। अभी वही पूछा था एक। तो मोटे मेन जो है ना, वो लक्ष्य भी आपको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ ये भी पढ़ना है कि एमडीजी क्या था, एसडीजी कहाँ से शुरू हुआ, एजेंडा 21 क्या था, और साथ में ओजोन परत को लेके भी याद करने हैं कि किगाली एग्रीमेंट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रेक्स क्या है। मानसून पढ़ते हैं, मॉन्ट्रेक्स का प्रश्न आया, भारत और रूस के बीच का जो अभियान है। तो मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो उसको समग्रता से पढ़ो, उसको आधा अधूरा मत पढ़ो। और अगर समग्रता से पढ़ते हैं तो 4 फैक्ट जो आएंगे, कथन आएंगे, उसको आराम से आप फंसा लेंगे। इसलिए आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो टॉपिक आप 360 डिग्री तैयार करें। ठीक है, आप आधा अधूरा ना पढ़ें। कोशिश करें कि टॉपिक को कंप्लीट पढ़ें। पढ़ने के बाद में चिंतन करें, उस टॉपिक की पूरी स्टोरी क्रिएट करें दिमाग में कि कहाँ से कैसे। जैसे आपने देखा होगा, मैंने जब इतिहास पढ़ाया तो जैसे मौर्य काल भी पढ़ा ना, उसको मैंने कई भागों में बांटा। नोट्स में भी ऐसा ही है कि मौर्य काल के हम परिचय पढ़ेंगे कि स्थापना कैसे हुई, मौर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इससे पहले क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी, इनके स्रोत क्या है। फिर राजनीतिक इतिहास, उसमें राजा कौन से हुए, क्या उपलब्धियां आई। फिर सामाजिक इतिहास, समाज कैसा था, अर्थ कैसा था, कला कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, पूरा पोर्शन देखा उसको। अब क्या ऐसे बांट लिया ना, तो अब आप उसका चिंतन करिए कि कहाँ से क्या हो रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी, आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के बाद पढ़िए कि महंगाई में, मुद्रास्फीति में क्या फर्क है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, और आपके रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्क्रूफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कारण क्या है, इसकी टाइप कौन कौन सी होती है, जैसे मुद्रा लागत आधारित इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई आधारित इन्फ्लेशन क्या है, इनबिल्ट इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट बेस्ड क्या होता है, सप्लाई बेस्ड क्या होता है, डिमांड बेस्ड क्या होता है, सारा पढ़ लिया। फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, WPI CPI क्या क्या है, IIP क्या है, किस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है, लैस्पराइसी फॉर्मूला कौन सा है, WPI के अंदर बास्केट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, कितने कैटेगरीज की गई है। अब आप उसको अगर कंप्लीटली पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कभी प्रश्न गलत होगा। जैसे अभी कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन का प्रश्न आया हुआ था, मैंने ये 2nd ग्रेड में पढ़ाया था, RS बैच में भी पढ़ाया था। तो अगर आप उसको इन्फ्लेशन को कंप्लीट तैयार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से प्रश्न है वो गलत हो सकता है। अब वो इन्फ्लेशन को पढ़ने के बाद में अगर आप पूरे इसमें इन्फ्लेशन की स्टोरी क्रिएट कर, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन चीज़ें खुद महत्वपूर्ण है,
तो उसकी पूरी स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो पूरा टॉपिक अगर आप सोच पा रहे हैं 2-5 मिनट में पढ़ने के बाद में, इसका मतलब फ्रेमिंग तैयार हो रही है, इसका मतलब आपने जो पढ़ा है वो आप मेमोरी रिकॉल कर पा रहे हैं, तो फिर प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। फिर आपको मजा आएगा ऐसे प्रश्नों को देख के जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको एलिमिनेट करने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको 360 डिग्री तैयार करें। प्लस इसके अलावा देखिए, अब जितने भी वन लाइनर है, जैसे आप पढ़ते हो आजकल क्या है, ये वन लाइनर काफ़ी चलता है ना। वन लाइनर का मतलब एक लाइन लिखी हुई होती है, खाली तथ्य होता है, नीचे कोई स्टोरी नहीं होती है। इस वन लाइनर, दूसरों के शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और YouTube के ऊपर जो आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो आधा अधूरा टॉपिक, मैं तो कहता हूं इन सब से बचें। क्यों? क्योंकि वन लाइनर से आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। अब कई किताबें मार्केट में वन लाइनर आती है, एक लाइन में एक फैक्ट होता है, उसके पीछे की कोई कहानी नहीं पता। ये लिखा हुआ है कि बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद है, छांदोग्य उपनिषद के अंदर श्वेतकेत आरुणि उद्दालक और श्वेतकेत की कहानी। अगर अंदर से पूछ लिया तो क्या करोगे? मतलब मेरा ये है कि वन लाइनर से आप एक तथ्य रट सकते हैं, लेकिन विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। एक ही प्रश्न में 6 तथ्य डाल दिए तब आप उत्तर नहीं दे सकते, और वन लाइनर याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। शॉर्ट नोट्स आप दूसरों के मत पढ़िए। दूसरों के शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है तथ्य डाल देता, बाकी चीजें छोड़ देता है। अगर आप दूसरों के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि वो तथ्य आपको देखने के बाद पीछे की कहानी पता नहीं होगी, तो आप डेस्क्रिप्टिव प्रश्न डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। मतलब जो एनालिटिकल प्रश्न होता है वो आपकी रेंज से बाहर होता है। शॉर्ट नोट्स आप खुद के बना सकते हो, किताब पढ़ के अच्छे से बना सकते हो, लेकिन दूसरों के शॉर्ट नोट्स कोई काम के नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। वो आपको फैक्चुअली भी गलत करवाएगा और एनालिटिकल प्रश्न भी आपको गलत करवाएगा। उससे कभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप हर बार बदलते पैटर्न को कभी भी आप उसको पहुंच नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि इन चीजों से बचें। उसके स्थान पे आप अवधारणाओं को मजबूत करें, किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट मजबूत करें। मैं आपको बताऊं कि जब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ, कंसेप्ट बहुत मजबूत होना जरूरी है। भूकंप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यास्थता एनर्जी क्या होती है। भूकंप पढ़ते तो पता होना चाहिए कि आपके भूकंप की टाइप कौन कौन सी है। आपको पता होना चाहिए कि भूगर्भीय तरंगें कौन सी है, बाहरी तरंगें कौन सी है, किसकी आवृत्ति कैसी है, किसका वेवलेंथ कैसा है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कैसी होगी, आवृत्ति ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कैसा होगा, कम आवृत्ति वालों का प्रभाव कैसा होता है, अधिक आवृत्ति वालों का प्रभाव कैसा होता है। आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। अगर कंसेप्ट, अवधारणा मजबूत है आपकी, तो आप प्रश्न का उत्तर गलत कर ही नहीं सकते। अगर अवधारणा कमजोर है तो अंदर से बड़ा कमजोरी सा फील होता है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। इन चीज़ों में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपका टॉपिक, कंसेप्ट बेहद क्लियर है। और अवधारणा कब मजबूत होती है? अवधारणा तब मजबूत होती है या तो आपने पुस्तकों से पढ़ा है, पुस्तकों से पढ़ा है तो आपकी अवधारणा मजबूत होती है, कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ आपने एक अच्छे शिक्षक से पढ़ा है, क्योंकि अच्छे शिक्षक का मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आज की दुनिया में शिक्षक 2 टाइप के हो गए। एक होते हैं मनोरंजन करने वाले। मनोरंजन वाले क्या करते हैं? जोर जोर से चिल्लाएंगे और 4 फैक्ट बता के टॉपिक नया शुरू कर लेंगे, ट्रिक आधारित चीजें बता देंगे। और कौन से होते हैं? जो लाइक शेयर ठोको उस पर बने रहते हैं। ये सारे मनोरंजन वाले हैं, जिनको इस पैटर्न से कोई मतलब नहीं है। अच्छे शिक्षक वे हैं जो इन चीज़ों से हटके और आपको किसी टॉपिक की पूरी अवधारणा समझा सकें। तो एक अच्छे शिक्षक, आप ये मत सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ शिक्षक का, क्योंकि पुस्तकों से भी बेहतर कंसेप्ट शिक्षक क्लियर करता है। क्योंकि पुस्तकों की कई टर्म्स ऐसी होती है हमें कभी समझ में नहीं आती। टीचर्स बोलता है, और टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स जो है वो आपके एक लंबा अनुभव लिए होते हैं। जो बात समझने में आपको 2 दिन लग जाते हैं, वो टीचर्स आपको 5 मिनट में समझा देते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि शिक्षक कंसेप्ट को क्लियर करने में बेहद मददगार सिद्ध होते हैं। और यही कारण है कि कई जगह टीचर्स जो है वो आपके, जितने क्वालिटी वाले शिक्षक हैं वो आपकी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इन चीज़ों से होता क्या है कि टीचर से पढ़ने के बाद पुस्तक भी अच्छे से समझ में आती है।
अब इस बात को स्वीकार करिए, कोचिंग की आप भली आलोचना करिए। मैं देखता हूँ कई दिनों से कोचिंग का आलोचक मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैं कोचिंग की बजाय मैं शिक्षक का आलोचक रहता हूँ। शिक्षक अच्छा है तो आपके लिए कोचिंग भी अच्छी है। शिक्षक अच्छा नहीं है और सिर्फ आप रील्स वगैरह देख के, आप अगर पोस्टर देख के गए हुए हो और वहाँ कोई पढ़ा अच्छा नहीं रहे फिर भी आप वहाँ बैठे हो, तो फिर ये आपकी गलती है। वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए। जब हम कोचिंग के पीछे माफिया शब्द का यूज करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि भागीदार तो स्टूडेंट भी बराबर है। कोचिंग तो बिजनेस है, वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, लेकिन कस्टमर को समझदार होना जरूरी है कि आपके लिए क्या फायदेमंद है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप पुस्तक देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि वाकई में वो चीजें आपको समझ में आ गई। और कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां टीचर से पढ़ना ही पड़ता है, और अगर टीचर से वो बच्चा नहीं पढ़ता जिसने 11th क्लास 12th क्लास और पूरी कॉलेज पढ़ाई बड़े तरीके से प्रोफेसर्स के अंडर में की हुई है, मूल किताबों से पढ़ा है, उसको मुझे लगता है कि बाद में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने 5 साल शिक्षकों के साथ रह लिया। जिस बच्चे ने कॉलेज में मास्टर का शक्ल भी नहीं देखी, जब कॉलेज में आपने किसी प्रोफेसर से पढ़ाई नहीं, तब आपको आगे जाके शिक्षकों की आवश्यकता रहती है। वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। टीचर्स इतना नहीं तथ्य नहीं दे पाते, क्योंकि इतना तथ्य देने शुरू कर देते तो कोर्स भी पूरे नहीं होते, मगर वो मुद्दों की पकड़ आपको करवा देता है, समझ विकसित कर देता है, जिससे कि आप किताब भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो कंसेप्ट को मजबूत करने के दो ही तरीके हैं, तो मूल पुस्तकों से पढ़ो, और या फिर आप शिक्षकों से पढ़ो, या शिक्षक से पढ़ के साथ में पुस्तक पढ़ लो, कहीं दिक्कत नहीं आती है, बड़े आराम से आप चीजें कर लोगे। ठीक है, तो अवधारणाओं को मजबूत करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके चीजें होती है। चौथा काम क्या करना है, आप सिलेबस को 100% पढ़िए, 100% सिलेबस पढ़िए। ठीक है, छोड़िए मत। याद कितना होगा ये अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी टॉपिक, कई बार हम 4 टॉपिक छोड़ देते हैं और उन टॉपिक से बड़े सिंपल से प्रश्न आते हैं और हम उसको गलत करके आ जाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ध्यान रखना है कि सिलेबस पूरा पढ़ के जाइए। अच्छा, जहां से अच्छे प्रश्न आ रहे हैं उसको बड़ा गहराई से पढ़िए। जो आपके बेहद कमजोर है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आते हैं, उनको भी आप ऊपरी ऊपरी तौर से पढ़ के जाइए, ताकि वहां से कोई सिंपल प्रश्न आया तो आप आराम से उसको कर लोगे। और अगर आप उसको ये कह के छोड़ दोगे कि पता नहीं यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, 2 प्रश्न छोड़ दूंगा, ऐसा मत करिए आप। क्यों? क्योंकि कई बार हम जो टॉपिक छोड़ते हैं वहां से इतना सरल प्रश्न आता है, फिर दुख होता है कि यार काश थोड़ा पढ़ के जाता तो ये प्रश्न तो किया जा सकता था। इसलिए 100% सिलेबस को है वो तैयार करिए। और क्या रणनीति चेंज करने हैं आपको, और आपको यूं कहिए कि बड़ा सक्रिय दिमाग रखना है, एक्टिव माइंड रखना है। सक्रिय माइंड रखने से क्या होता है, जब भी हम पढ़ते हैं तो हर लाइन में, हर पैराग्राफ से हमारा दिमाग एक्टिव होना चाहिए कि यहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है। जब भी एक पार्ट पढ़ा, जैसे पैराग्राफ पढ़े, 4 लाइन्स पढ़ी, 4 लाइन पढ़ने के बाद लगना चाहिए यार इसमें क्या प्रश्न बन सकता है। माइंड एक्टिव है तभी वो चीजें होगी, और वहां अंडरलाइन करिए कि यार ये सवाल यहाँ से निकल सकता है। इसलिए कहते हैं कि उसको आप बढ़िया तरीके से आप बढ़ाइए, अंडरलाइन करिए और उसको समझिए कि यहाँ से सवाल बन सकता है। इस तरह से आप एक्टिव माइंड के साथ पढ़ोगे ना, तो पूरा चैप्टर होते होते आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये 12-15 सवाल बन रहे हैं। तो फिर आपका दिमाग हर पैराग्राफ के साथ प्रश्नोत्तरी करेगा, और हर पैराग्राफ के साथ जब प्रश्नोत्तरी होती है तो आपकी अप्रोच भी परीक्षक के अप्रोच के बराबर आ जाती है, फिर दिक्कत ही नहीं आती, बदलते पैटर्न को आप आराम से चेंज कर लोगे। इसलिए कहते हैं कि माइंड का एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा सक्रिय माइंड के साथ साथ में रिवीजन, बहुत बार रिवीजन करिए और भरपूर अभ्यास कीजिए। और अगर आप किताबों से पढ़ते हैं, पुस्तकों से, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए खुद के और उनको बार बार पढ़िए। और अगर आप कोई डिटेल्ड नोट्स पढ़ रहे हैं तो उनको भी बार बार पढ़िए। जैसे डिटेल नोट्स इसलिए कह रहा हूँ, कई बार मैं खुद ही कहता हूँ कि जैसे मेरे से कोई इतिहास पढ़ रहा है तो मैंने इतना दे दिया, मैं कई बार खुद ही कह देता हूँ कि आप पुस्तक नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा। ऐसा हर कोई शिक्षक न दावा कर सकता, न करेगा कोई, क्योंकि इसमें बड़ी रिस्क है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने उतना दे दिया है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर किताब पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिए, किताब पढ़ना कोई है नहीं। लेकिन मैंने ये कहा है कि मेरे जैसे नोट्स है, मेरी जो सामग्री है उसको आप पूरा याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, उसके बाद अगर पुस्तक पढ़ते हो तो कोई लॉस वाली बात नहीं है। लेकिन सिलेक्शन उसमें भी हो जाता है, केवल नोट्स में भी आराम से काम हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि किताबें जितनी भी हैं
उनमें हमने बहुत कुछ चीज़ें ग्रहण करी है, बड़ी आसान भाषा दी है, बहुत कंसेप्ट दिए हैं, फैक्चुअल भी बहुत दिया हुआ है, बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही है। फिर भी मैं बुक्स के लिए कभी किसी को मना नहीं करता, जिसको पढ़ना है वो किताब पढ़ सकते हैं, और पुस्तक पढ़ने से कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि थोड़ा सा टाइमिंग का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, शॉर्ट नोट्स रखिए और सामग्री अपनी सीमित रखिए, ठीक है। सीमित सामग्री रखिए, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैं वापस कह देता हूँ, पीवाई के ऊपर निर्भर नहीं रहना है और टॉपिक 360 डिग्री पूरा कंप्लीट तैयार करना है। वन लाइनर, शॉर्ट नोट्स, आधे अधूरे जो चीज़ें हैं, शॉर्ट नोट्स स्वयं के, दूसरों के नहीं। आधे अधूरे जो टॉपिक है ऐसे नहीं करने हैं। अवधारणाओं को मजबूत करना है। अवधारणा मजबूत करने के लिए या तो प्रॉपर पुस्तक पढ़िए, शिक्षक से पढ़े हैं तब भी अवधारणा बढ़िया हो जाती है। कुल मिला के आपको कंसेप्ट मजबूत करना है। सिलेबस 100% पढ़िए, माइंड सक्रिय रख के पढ़िए। जब भी पढ़ते हो तब आप हर पैराग्राफ में प्रश्नोत्तर करिए आप, और रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, और खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लिमिटेड कंटेंट रखिए और उसको बार बार पढ़िए। ये रणनीति में आप परिवर्तन, अब अच्छा ये आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इस पैटर्न आपको डरा नहीं पाएगा, आप बड़े आराम से चीज़ों को संतुलित कर लोगे। अब तीसरा जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि सामग्री में परिवर्तन करना है कि नहीं करना है। मुझे ये लगता है कि कोई भी स्टूडेंट की सफलता और विफलता ये सामग्री पे डिपेंड ना करके रणनीति पे और स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि आप सामग्री बदलने की बजाय अपनी पढ़ने की अप्रोच बदलिए। मैं कह रहा हूं कि एक ही किताब से एक बच्चा, जैसे मान लो कि अपने को, मेरे कोई किताब दी, एक आपको दी, हम दोनों एक बराबर टाइम दिया और हम दोनों उस पुस्तक को पढ़ते फिर टेस्ट लेंगे, हम दोनों के नंबर अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ने का अप्रोच अलग है, आपकी अप्रोच अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सामग्री परिवर्तन से बचें। क्यों? आप सामग्री परिवर्तन केवल नहीं करें, केवल एक ही स्थिति में करें जब आपकी सामग्री सच में आउटडेटेड है और 80-90% सवाल अगर उसमें बैठ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो नहीं बदलनी आपको सामग्री, ठीक है। नहीं बदलें। अगर आपका 80-90% सवाल बैठ रहे हैं, कवर है, तो आपको सामग्री नहीं बदलनी है, ठीक है। आप देख लो, आप जैसे आपको पता है इस बार पेपर आ रहे हैं, आपके पास कंटेंट पड़ा है, आप चेक कर सकते हो 2 दिन बैठ के आराम से। अगर 10 में से 7-8 प्रश्न बढ़िया मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सामग्री कोई चेंज नहीं करनी। बस उस चीज को थोड़ा सा, पढ़ने का जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा चेंज करिए। जैसे पैटर्न क्या चेंज करना है, ये इस तरह से करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सामग्री बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहोगे कि सर बदलनी कब है, बदलनी तब है जब आपका कंटेंट जो है बहुत पुराना आउटडेटेड कंटेंट है, तो चेंज करिए। अगर आउटडेटेड है तो बदलिए आप, तो चेंज करिए। आउटडेटेड का मतलब क्या है? जैसे पुराने कोचिंग सेंटर्स के नोट्स पड़े हैं, अभी पता नहीं कब के लिखे हुए हैं, उनमें से सवाल तो आ नहीं रहे, तो चेंज करो। फिर उसके अच्छे स्थान पे कोई गाइड ले लो, कोई बुक्स ले लो, चेंज कर दो। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपका नए पेपर जो आए हैं पिछले 6 महीने के, उनको जो टॉपिक कोर्स में है उनको देख लो आप। वहां से अगर आपको 10 में से 8-7% मिल रहे हैं तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं, भले किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, चाहे मेरे भी हो। और अगर आपको नहीं मिल रहे वहां से 4-5 सवाल ही मिल रहे हैं, तो आप समय रहते हुए उसको बदलिए और उसके स्थान पे किताब या गाइड है वो लाके पढ़ लीजिए, कहीं फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि हर भाग की आपको एक आधी गाइड रखनी है। दूसरी चीज क्या है, देखो, सिलेबस 100% पढ़िए। 100% कोर्स न तो तैयार होते हैं और न ही वो याद होती किताब है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि मेरी किसी किताब में, जैसे मैं बताऊं, मेरे 2nd ग्रेड में भी जो इतिहास के प्रश्न है, 19 के 19 प्रश्न अपने कंटेंट से आए और मैंने सोल्यूशन यूट्यूब पे करवाया, आप प्रूफ सही देख सकते हो। लेकिन मुझे ये पता है कि वो याद नहीं होंगे आपसे। सवाल आए, ये मेरे लिए अच्छी बात है, मैं अपना पक्ष यहाँ आके रख लूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए सारे प्रश्न आए, मगर याद आपको कितने हुए ये मैटर करता है। इसलिए कहते हैं कि सवाल 100% आए, वो ठीक बात है, वो लेखक या शिक्षक वो सेफ हो गए, मैं सेफ हो गया ये कहने के लिए कि मेरा सवाल आ गया। अब आपसे याद नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? अब हमने इतना पढ़ा दिया तो सवाल बाहर जाएगा भी कैसे? इसलिए कहते हैं कि आपके पास सामग्री कौन सी है,
इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि आपको याद कितना हुआ है, आपको याद कितना हुआ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामग्री मैं कह रहा हूं कि आप पूरे मार्केट की भर के रख दो, लेकिन आप उसको याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये देखना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप वो सामग्री चुनिए जिसको आप याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आप वो सामग्री मत चुनिए जिसमें 100% सवाल आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं जिसमें 90% आ रहे हैं लेकिन आपको वो याद बढ़िया हो रही, तो लीजिए वही पढ़िए। जिसमें 100% आ रहे लेकिन वो आपका पढ़ते सिर दर्द हो रहा है, तो छोड़िए फिर उसको। क्यों? क्योंकि वो 100% सवाल अगर आ रहे हैं तो लेखक या शिक्षक वो तो सेफ हो जाएंगे, लेकिन आपको याद नहीं हो रहे, आप फिर क्या करोगे उसका? इससे बेहतर ये है कि आप वो पढ़िए तो आपको याद हो रहा है बढ़िया, एक चरण क्लियर हो गया, फिर आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। इसलिए 100% की बजाय प्रयास ये कीजिए, सिलेबस 100% पढ़िए, लेकिन 100% याद कभी नहीं होता और कोई भी 100% नहीं ला सकता। आपको तो अल्टीमेटली पास होना है, और पास होने के लिए मुझे पता है पेपर टफ आते हैं तो 60% कट ऑफ, हालांकि हर सब्जेक्ट का अलग अलग मैटर रहता है। पेपर टफ आते हैं तो कट ऑफ नीचे आ जाती, पेपर थोड़े सरल आते हैं तो खड़ी कट ऑफ ऊपर चली जाती। कोई भी 100% नहीं कर पाता, और कोई भी, मैं मानता हूं कि ठीक ठाक पेपर में 85%, 80% से ऊपर कोई नहीं जाता है। तो टक्कर तो 70-75% की है, इतने परसेंट आपको हर जगह से मिल रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप है वो ऐसी सामग्री लीजिए जो आपको याद हो रही है, चाहे वो नोट्स हो सकते हैं, डिटेल्ड नोट्स, शॉर्ट नोट्स नहीं, वो गाइड्स हो सकती है, वो किताबें हो सकती है, सारी ये की है। मैं तो ये मानता हूँ आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हो, आप जो बड़ी पुस्तकें हैं उनको पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उनको पढ़ने के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे, नहीं तो परीक्षा के टाइम इन किताबों का रिवीजन नहीं होगा, और बिना रिवीजन ये किताबें परिणाम नहीं दे पाएगी। दूसरी बात, आप अगर कोई ढंग की गाइड भी पढ़ते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइड में भी 70-80% गाइड से भी सवाल आ जाते हैं, लेकिन गाइड ठीक ठाक होनी चाहिए। गाइड के नोट्स नहीं बनते, ठीक है, गाइड के नोट्स की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपने कोचिंग करी है और कोचिंग के आपके नोट्स है तो आप उसके साथ रहिए, देख लीजिए, इन पेपर्स में मिला के देख लीजिए, नोट्स आपके पास है और पेपर आ रहे हैं वो आप चेक करते रहो। अगर आपको लगता है कि कोचिंग के नोट्स 80-90% सवाल दे रहे हैं तो उसको बढ़िया से रट लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये याद भी आसानी से होंगे, अगर आपको लगता है कि ये 40-50% पे ही है, तो आप पुस्तकों की तरफ चले जाइए। अल्टीमेटली यहाँ से तो सवाल आना ही है, और तो कहाँ से जाएंगे। अब ये बात मेरे पे भी लागू है क्योंकि नोट्स मेरे भी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे नोट्स पर आप निर्भर रहिए, ये मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि मैंने इतना पढ़ाया, मुझे पता है। तो आप खुद चेक कर सकते हो पिछले जितने भी पेपर हुए हैं। हालांकि मैंने नोट्स जारी किए उसके बाद में ही 5 पेपर हुए हैं। संस्कृत का पेपर बाद में हुआ है, मैंने नोट्स पहले टाइप करवा दिए थे, वो लिखवा दिए थे, हैंड रिटन करवा दिए थे। पढ़ाया हुआ मेरे पहले ही पढ़ाया हुआ है, आपको पता है, सारे बच्चों को पता है। संस्कृत के बाद में हुए, सामान्य शिक्षा का प्रोफेसर भी पेपर बाद में हुआ, मैंने सारे सोल्यूशन सहित करवा रखे हैं। आप खुद चेक कर सकते हो। आपको लगता है कि सर ये कंटेंट पर्याप्त है और प्रश्न आ रहे हैं तो उसको याद कर लीजिए, यहीं से काम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कंटेंट कौन सा आपके पास में, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि वो याद कितना है आपको। तो लिमिटेड कंटेंट रखिए और बार बार उसको है वो याद रखोगे तो चीज़ें हैं वो बढ़िया हो जाएगी। बाकी बदलते पैटर्न को लेके डरने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये छोटे छोटे परिवर्तन जो है हुए और ये एक हर समय में होते आए, पहली बार नहीं है ये, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मैंने सारी चीज़ें आपकी सोल्यूशन कर लिया होगा और मुझे बड़ा भरोसा है कि मैं सारी आपकी डाउट्स को क्लियर करने में सफल हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।